जहां भी गए हैं वहां पे भारतीयता और राष्ट्रीयता की छाप छोड़ी है और आज वो जीतो परिवार के सम्मुख हैं। तो आइए भरपूर तालियों से, गड़गड़ाहट से, जोरदार तालियों से, शोर से स्वागत करते हैं हिंदी माँ का बेटा, हर माँ का बेटा मनोज मुंतशिर के लिए। एक कहानी सुनाएं सर। सर्वश्रेष्ठ बोल बेस्ट लिरिक्स के लिए हिंदी फिल्म साइना के गीतकार श्री मनोज मुंतशिर को रजत कमल। देखो, मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा? ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ मैं राधना हुआ मैं। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। से बढ़ के महीने जिसने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में, उसे कमरे में नहीं पलकों पे रखना मेरे दोस्त हमेशा। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऐ भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम, जय जिनेंद्र। वाह क्या बात है, क्या बढ़िया ऑडियंस, सुनने वाले। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जीतो का कि इतनी प्यारी ऑडियंस से आज मुझे इंटरैक्ट करने का, बात करने का मौका दिया। ये जब ऑडियो विजुअल अभी चल रहा था तो मैं भी वहाँ बैक स्टेज ये सब देख रहा था। ये देखते हुए आपके मन में क्या चल रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में एक शब्द बार बार करवट ले रहा था, थैंक यू, आभार। आपको थैंक यू, आपको आभार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का, जिसकी माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी और पिता मुश्किल से 2 बीघे ज़मीन के किसान,
उसे आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने, आपके बड़प्पन ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत आभार आपका। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। ये आपकी तालियां, इतने सारे गीत, इतनी सारी फिल्में, देश विदेश में लाखों सुनने वाले, कभी कभी ये सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है somebody will pinch and I'll wake up from the dream। लेकिन एक घमंड जो है ना दुनिया में कि ये मैंने किया, ये घमंड दुनिया में किसी कलाकार को होना नहीं चाहिए। मेरे हिंदी वाले मास्टर साहब, जब मैं अमेठी में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि बेटा घमंड से तुम फूल तो सकते हो, फल नहीं सकते। बड़ी गहरी बात है वाकई। अपने दम पे आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने दम पे बड़ी नौकरी कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर से लेकर क्रिकेटर तक आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कलाकार आपको लोग बनाते हैं, सुनने वाले बनाते हैं। कितनी भी काबिलियत हो किसी की, किसी भी आर्टिस्ट की, कौड़ियों के भाव बिक जाएगी अगर आपकी तालियों भरा आशीर्वाद उसको नहीं मिलेगा। कोई काबिल हो चाहे कितना भी, बात बनती नहीं सहारे बिना। कोई काबिल हो चाहे कितना भी, बात बनती नहीं सहारे बिना। हम तो लिख लिख के मर गए होते, कौन सुनता हमें तुम्हारे बिना। मैं देख रहा हूं आपने ये कुर्सियां भर दी, इस कोने से लेके उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक इतने प्यारे प्यारे लोग आज यहां मौजूद हैं मुझे सुनने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है ये भरी हुई कुर्सियां देख के। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे हर बार वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में, अपने स्वागत में आप तालियां बजा लें। साथियों, 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 140 करोड़, तकरीबन 50 करोड़ लोग, दया सर व्हाट्सएप पे हैं, आपका भी चेक करना, एक दिन मैंने डेटा चेक किया, 50 करोड़ पीपल आर ऑन व्हाट्सएप। अगर आप कभी व्हाट्सएप का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा जो सर्कुलेट होने वाले मैसेजेस हैं उनमें नर सेवा, नारायण सेवा, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसी बातें रोज फूल पत्तियों के साथ हमें आती रहती हैं। लेकिन ये मैसेजेस सर्कुलेट करना एक चीज है और इस मैसेज को एक्शन में बदलना दूसरी चीज है। आज मैं जीतो के ऐसे लोगों से मुखातिब हूं, ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने इस मैसेज को, सर्विस के मैसेज को एक्शन में बदला है। आपने सिर्फ मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं किए, मैसेज एक फोन से दूसरे फोन में आगे नहीं बढ़ाया, हर गिरते हुए की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। जीतो का मोटो, जीतो के एक एक मेंबर, मैं बहुतों को जानता हूं और मैं जीतो के अनगिनत शोज कर चुका हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं तजुर्बे के आधार पे कि आपका मोटो आपके मस्तक पे लिखा हुआ है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। आपकी फिलॉन्थ्रपी, आपकी दानशीलता, आपके सत्कर्मों और आपकी नेकियों ने, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में जैन धर्म को एक नई परिभाषा दे दी है। और ये परिभाषा मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं और आप अपने साथ लेके जाएं यहां से, कि जो अपने दुख में रोए उसे नयन कहते हैं, जो अपने दुख में रोए उसे नयन कहते हैं, और जो दूसरों के दुख में रोए उसे जैन कहते हैं। मैं दोहरा दूं हमारे बच्चों के लिए जो शायद भगवान गोमतेश्वर बाहुबली और भगवान महावीर का दर्शन अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं,
मैं ये परिभाषा, ये डेफिनेशन फिर से दोहराता हूं कि जो अपने दुख में रोए उसे नयन कहते हैं और जो दूसरों के दुख में रोए उसे जैन कहते हैं। और अच्छी जिंदगी जीने का, एक सार्थक बढ़िया जिंदगी जीने का दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। बी अ गिवर, देते रहिए। हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, उतना ही पास रह गया जो दे दिया किसी को। सोचिए आप कि जो हमारी जैन कम्युनिटी है वो भारतवर्ष की रिचेस्ट कम्युनिटी है, लेकिन पैसे की आंधी ने कर्तव्यों की ज्योति कभी बुझने नहीं दी, बल्कि इस आंधी में वो और भभक के और चमक के साथ जल उठी। हमारे जैन भाई बहन कभी अपरिग्रह का सिद्धांत नहीं भूले। एक कुछ डेटा, कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं, आपको जान के बड़ा गर्व होगा, अपने ऊपर गर्व होगा, अपने पुरखों पे, अपने पूर्वजों पे, अपने बड़ों पे गर्व होगा कि क्या संस्कार जैनों की नसों में बहते हैं। हमारे देश में तकरीबन 16,000 गौशालाएं हैं जहां कि गौ माता की सेवा मां की तरह की जाती है, इतना ध्यान रखा जाता है गौ माता का। ये 16,000 गौशालाओं में 12,000 अकेले जैन समाज संचालित करता है। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इट इज नॉट टू प्रेज एनीबडी, इट इज जस्ट टू गिव यू द फैक्ट्स। 16,000 में से 12,000 गौशालाएं अकेले जैन चलाते हैं। देश में जितना दान दिया जाता है उसका 62% अकेले जैन दान करते हैं। 62%। हमारी सरकार के खजाने में जितना इनकम टैक्स जमा होता है उसका 24% अकेले जैनों से आता है। और ये तब है जब जैनों की कुल गिनती कितनी है? अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस सिर्फ 0.37%, यानी आधे परसेंट से भी कम। आधे परसेंट से कम जो लोग हैं वो देश की तरक्की में 25% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए, एक बार तालियां बजाइए जैनों के लिए। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हमारे देश की तरक्की में जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो उस माइनॉरिटी से आता है जिसे जैन कहते हैं। और अगर ये इतने सारे आंकड़े, इतने सारे स्टैट्स गिनाने में मैं कुछ भूल गया हूं तो मिच्छामि दुक्कडम, माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये तो सच है कि नमन है भगवान महावीर के आप जैसे बेटे बेटियों को, नमन है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की आप जैसी संतानों को, जिन्होंने इतनी कम संख्या में होने के बावजूद जिंदगी में कभी माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला। इस बात का रोना नहीं रोया कि देखो हम तो गिनती में बहुत कम हैं, हमें तो ये प्रोटेक्शन दो, हमें ये रिजर्वेशन दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। कुछ नहीं मांगा। दोनों हाथों से पूरे देश को दान करते रहे, मुस्कुराहटें बांटते रहे, अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। दुनिया में जितनी भी मेजॉरिटीज हैं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितनी भी मेजॉरिटीज हैं उनको स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम हमारे जैन भाइयों बहनों से सीखना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि अगर हमारा भारतवर्ष भविष्य में फिर कभी सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, बनना ही चाहिए, तो उस चिड़िया के पंख जैनों के आभारी होंगे। आज यहां होगा क्या इस सभागार में, जो तकरीबन 40-45 मिनट मैं और आप साथ में हैं, वो सब होगा जिसके लिए आप मुझे जानते हैं। मोहब्बतों के किस्से खुलेंगे, संघर्षों की बात होगी, मेरी वो कविताएं जो आप इंडियन आइडल पे सुन के कभी रोए हैं, कभी मुस्कुराए हैं, वो भी दोहराई जाएंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप मुझे जानते हैं। लेकिन एक सुबह एक घटना हुई मेरे साथ कि मुझे किसी ने ये बोला कि आप जीतों में टॉक देने जा रहे हैं। जीतों के लोग थोड़ा सा बड़े हाई फंडा, बहुत अपनी दुनिया में आगे हैं और बड़े कॉस्मो लोग हैं, बड़ा कॉस्मो क्राउड है। तो हिंदी विंदी तो आप ठीक ही बोलते हो, अच्छा है, हम सुनते रहते हैं। आप थोड़ा इंग्लिश में बोलोगे तो ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बात दूर तक पहुँचेगी। मैंने कहा यार हम इंग्लिश बोलें, बताइए, हम वो देसी हैं जिन्होंने इंग्लिश को भी हिंदी नाम दे रखा है। अंग्रेजी, अंग्रेजों को भी नहीं पता कि दुनिया में अंग्रेजी नाम की कोई भाषा एग्जिस्ट करती है। और जो अंग्रेजी मैंने अमेठी में, जहां से मैं आता हूं, मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में जो अंग्रेजी पढ़ी है वो मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है। मिश्रा जी मेरे टीचर हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल में, वो पढ़ाते थे।
Once upon a time there was a king. He had 2 daughters. Both were girls. Two daughters, both were girls. जैसे कोई और भी संभावना थी। अच्छा, इंग्लिश से मेरा विश्वास उसी दिन उठ गया जब बचपन में मुझे न्यूमोनिया हुआ और मुझे यह पता चला कि न्यूमोनिया की स्पेलिंग एन से नहीं पी से शुरू होती। बताइए, न्यूमोनिया और स्पेलिंग शुरू हो रही पी से। कहते हैं इसमें पी साइलेंट है। देख लीजिए, एक उनकी भाषा है इंग्लिश जिसमें अल्फाबेट भी साइलेंट है, एक हमारी भाषा है हिंदी जिसमें बिंदी भी बोलती है। आपकी तालियां बता रही है मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। और मान लीजिए मैं वो जो बड़े स्मार्ट और बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी बात मान के मैं बोलने भी लगूं इंग्लिश में, तो वो जो हिंदी वाली धार, वो जो हिंदी वाली धमक है ना अंकल, वो जो हिंदी वाला तेवर, वो रंगबाजी, वो इंग्लिश में आएगी कहां से? यहां कोई सन ऑफ गन अपना परिचय अगर इंग्लिश में दे, यू नो व्हाट, माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यही बात अगर वो हिंदी में बोल दे, जानते हो बेटा, चाचा विधायक हैं हमारे। इंफॉर्मेशन वही है, मैम को उठाएं आप, इंफॉर्मेशन वही है लेकिन भाषा बदलते ही पूरा मिजाज बदल गया। चाचा विधायक हैं हमारे। अच्छा, बहुत सारी खूबियां हैं हिंदी में। मैं इस भाषा का झंडा लिए पूरी दुनिया में ऐसे ही नहीं घूमता रहता। एक बड़ी अच्छी खूबी है, हिंदी सेव्स टाइम, बड़ा वक्त बचाती है हिंदी। आज अगर आपको मेरी बोली हुई कोई बात एक बार में समझ में नहीं आई तो मुझसे वो बात दोबारा बोलने की रिक्वेस्ट आप इंग्लिश में कैसे करोगे? Mr. Manoj, we did not quite understand what you just said. Could you please be kind and repeat yourself? यही रिक्वेस्ट हिंदी वाला कैसे करेगा? हैं? कहा वो इतना बड़ा सेंटेंस, मिस्टर मनोज, आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड, कुड यू काइंडली ब्ला 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 ब्ला, और कहा एक है। इनपुट का इतना फर्क है, आउटपुट दोनों में बराबर है। अपनी महिला मित्र का परिचय आप हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। महिला मित्र का परिचय अगर आप इंग्लिश में देंगे तो 3 तरीके से देंगे। शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई फियांसे, शी इज माई वाइफ। तीनों में से कुछ भी सही हो सकता है। हिंदी वाला एक लाइन में तीनों बोल देगा, भाभी है तेरी। बाकी हिसाब किताब आप लगा लो, भाभी है तेरी। सीधा सरल टू द पॉइंट। तो जो पॉइंट की बात ये है वो ये है कि इंग्लिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना, जानना, बोलना इट्स एन अकम्प्लिशमेंट। कोई बुराई नहीं है, आनी ही चाहिए आपको। जितनी भाषाएं आप सीख सकें उतनी सीखें, लेकिन इन विदेशी भाषाओं को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत देना वो गलत है। इंग्लिश बड़े काम की भाषा है, इसे काम वाली बना के रखें। घर के बड़े बुजुर्ग की जगह न दें, वो जगह आपकी मातृभाषा के लिए सुरक्षित है। हिंदी बोले, गुजराती बोले, तेलुगु बोले, तमिल बोले, कन्नड़ बोले, मराठी बोले, मलयालम बोले, जो भी आपकी मातृभाषा है वो बोले जरूर, क्योंकि मां, मातृभाषा और मातृभूमि पर गर्व करना हमारा कर्तव्य है। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। एक चीज और नॉन नेगोशिएबल है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, और वो है फेथ। अच्छा बुरा वक्त हम सबकी जिंदगी में आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन आपका फेथ नहीं हिलना चाहिए। वक्त अच्छा है तो शुक्र करें, और वक्त बुरा है तो सब्र करें कि कोई है जो आपके बुरे वक्त को अच्छे में बदल देगा। कहीं कोई है हु इज वॉचिंग ओवर यू। ये चीज आपको बहुत ताकत देगी, बहुत हिम्मत देगी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात सुनने में बड़ी फिलोसॉफिकल, बड़ी अच्छी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात प्रैक्टिकली सच्ची है। नारायण तेरे साथ न होते तो जग छूट गया होता। नारायण तेरे साथ न होते तो जग छूट गया होता।
कागज की नैया जैसा तू कब का डूब गया होता। कोई धरातल होगा जिस पर तेरे पांव टिके होंगे। युद्ध लिखे हैं यदि जीवन में तो केशव भी लिखे होंगे। ढूंढ रहा तू दर दर जिनको, वो तेरे विश्वास में है। थोड़ा सा ठहर, महसूस तो कर, भगवान तेरी हर सांस में है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये मैं आप बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। मेरा फेथ बार बार टेस्ट होता रहा। आज भी टेस्ट होता है, थोड़े दिनों पहले भी टेस्ट हुआ। ऐसा नहीं कि आदिपुरुष आप लोग भूल गए होंगे। तो हुआ ये कि जब मैं नया नया मुंबई आया 99 में, तकरीबन 6 साल मैं जूते घिसता रहा। फिल्मों में काम करना था, फिल्मों में गाने लिखने थे, कोई ब्रेक वगैरह मिल नहीं रहा था। 6 साल जूते घिसने के बाद 2005 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हो रही थी और मैं खुशी से पागल हो गया। एक गांव का लड़का जो अपने गांव से निकला कुछ सपने लेके, उसकी पहली पिक्चर रिलीज हो रही है। मैं पागल खुशी से। मेरी पत्नी नीलम मुंतशिर, मेरा एक बचपन का दोस्त दीपक, उसको मैंने अमेठी से बुलाया कि यार दीपक आ जाओ, साथ चल के पिक्चर देखेंगे अपनी यार। खुशी, किस लेवल की खुशी आज मैं आपको बता नहीं सकता। इतना तो अकम्पलिशमेंट की फीलिंग दोबारा कभी आई ही नहीं। मैं पहुंचा जोगेश्वरी, एक जगह है मुंबई में, अगर आप मुंबई की ज्योग्राफी जानते हैं तो वहां एक मल्टीप्लेक्स हुआ करता था 24 कैरेट। अब मैं देख रहा हूं वहां क्या लाइन लगी है टिकट विंडो पे। मैं और खुश, फूल गया हमारे खुशी के। तकरीबन आधे घंटे में लाइन में लगा रहा, तब जाके मेरा नंबर आया। मैं टिकट विंडो पे गया, मैंने 300 रुपए रखे। मैंने कहा 3 टिकट, यू बॉम्सी एंड मी। ये पिक्चर का नाम था, आपने नहीं सुना है। वो जिसके थिएटर में चल रही थी उसने भी नहीं सुना था। कह रहा है साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। मैंने कहा साइड में हो जाओ मतलब? नहीं, 3 लोग के लिए पिक्चर नहीं चलाते। मैंने कहा 3 लोग के लिए पिक्चर नहीं चलाते? ये जो भीड़ लगी हुई है, अरे सर ये लोग तो नो एंट्री देखने आए हैं। सर साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ सर। नो एंट्री सलमान खान की साथ में रिलीज हुई थी। मैं साइड में खड़े होके अपनी पहली पिक्चर देखने के लिए इंतजार करता रहा। कोई चौथा मेरी पिक्चर देखने नहीं आया। उस दिन बहुत रोना आया, लेकिन मैं रोया नहीं। इसलिए नहीं रोया कि कहीं मेरे आंसुओं में मेरा विश्वास न बह जाए, मेरा फेथ न बह जाए। एंड हाउ द फेथ पेज बैक। ये 2005 की घटना है। 2017 फिर से मेरी एक फिल्म रिलीज होती है। फिर मैं 3 टिकट बुक करने के लिए इस बार बुक माई शो पे जाता हूं और फिर मुझे टिकट नहीं मिलती। लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। सिर्फ मुंबई नहीं, देश के किसी भी थिएटर में 1 महीने तक एक सीट खाली नहीं थी। पूरा देश ये जानने के लिए थिएटर में टूट पड़ा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। यही वो शहर है जहां बैठ के हमने बाहुबली देखी थी। यहां था, इसलिए एक किस्सा मुझे याद आ गया। औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरा वचन ही मेरा शासन है। एक एक डायलॉग, एक एक गाना उस फिल्म का, आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद ने अमर कर दिया। एक दशक का संघर्ष रहा, या एक दशक से ज्यादा का, मोर देन अ डेकेड। 2005 का मैंने किस्सा आपको सुनाया, 2017 12 साल का संघर्ष था यू बॉम्सी एंड मी और बाहुबली के बीच। लेकिन ये 12 साल इस बात की मिसाल थे कि जो खाली थिएटर देख के घबराता नहीं है, एक दिन हाउसफुल का बोर्ड भी वही देखता है। पाता वही है मैम जो खोने की हिम्मत रखता है। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख जब हमसे मिलने आया, उसकी हिम्मत टूट गई। दुख जब हमसे मिलने आया, उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में, पर कतरा भी न रोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने।
ये जो तारीफों भरी तालियां आप मेरे लिए बजा रहे हैं, बहुत 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 ग्रैटिट्यूड, बहुत बड़प्पन है आपका। लेकिन एक डिस्क्लेमर डालना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि शब्द और वाणी दोनों ईश्वर की देन है, माँ वीणा वादिनी की देन है। इसमें मेरे जैसे मामूली लिखने वाले का और बोलने वाले का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। इस दुनिया का महानतम कवि अगर मैं किसी को मानूं, गोस्वामी बाबा तुलसीदास। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। I can give in writing on a plain paper that I do not know the art of poetry. ये कौन कह रहा है? दुनिया का बिगेस्ट, द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मुझे तो कविता लिखनी आती ही नहीं। तो जब उनको कविता लिखनी नहीं आती थी, मेरे जैसे आदमी की क्या ही हैसियत है कि मैं आपसे एक ताली भी कमा पाऊं? इतना भी ना मेरा कद है, ना मेरे पास टैलेंट है, आपका बड़प्पन है। एमिली डिकिंसन, एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोएट, एमिली कहती है, पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड, एंड दैट इज सो ट्रू। इट इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। जब गॉड डिक्टेशन देता है तब कोई फैज अहमद फैज लिखता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जब गॉड डिक्टेशन देता है तब कोई साहिर लिखता है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब गॉड डिक्टेशन देता है तब कोई इंदिवर लिखता है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। ये दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। और ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही बड़े लोग। अगर गॉड डिक्टेशन दे दे तो मेरे जैसा मामूली सा लिखने वाला भी लिख देता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बड़ा गर्व होता है जब देखता हूं कि स्कूल के बच्चों से लेकर और सरहद के फौजियों तक आज मेरे गीत गा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही ये भी याद आता है कि क्या आयरनी है लाइफ की, क्या विडंबना है कि कभी इन्हीं गीतों की वजह से मुझे डंप कर दिया गया था। डंप एक वर्ड है जो जेंजी बहुत अच्छे से समझ गई होगी। और क्यों डंप कर दिया गया था? क्यों पापा की परी उड़ गई थी? पापा की परी ने कहा, अरे सब तो कोई एमबीबीएस करने जा रहा है, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग, कोई आईसीएआई में जा रहा है दया सर की तरह, ये आप, तुम्हारा प्लान क्या लाइफ का, क्या बनोगे? ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है। मैंने कहा मैं तो गाने लिखूंगा फिल्मों में। गाने लिखोगे फिल्मों में? कौन पूछेगा तुम्हें? जानता कौन है तुम्हें? मुंबई में कोई तुम्हें गली का मच्छर मक्खी तक नहीं जानता। हु विल गिव यू वर्क? पागल हो गए हो क्या? देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, थोड़ा औकात में रह के सपने देखा करो। मुझे अपना जवाब आज तक याद है, बेबी औकात में रह के तो किराए के मकान देखे जाते हैं। सपना तो वही है जो औकात से बाहर देखा जाए। इस दुनिया में जो भी बड़ा होता है हम मिट्टी के सपूतों से होता है। बुलंदियों का रिश्ता डिजाइनर फुटवेयर से नहीं, फटे हुए जूतों से होता है। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। सपने हमारे हरदम बेखौफ थे, बड़े थे। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें आज समझ में आ रही हैं। तब तो मुझे कहा कि देखो, तुम मेरे पापा को वैसे भी पसंद नहीं हो,
ही डजंट लाइक यू, तो या तो कोई सरकारी नौकरी ढूंढो या मुझे भूल जाओ। भूल जाओ, ये जो दो शब्द है ना, भूल जाओ, ये ऐसे लोग बोल देते हैं जैसे इतना आसान हो किसी को भूल जाना। एक इंसान भूलने के लिए आपको उसके साथ गुजरा हुआ वक्त भूलना पड़ता है, एक जिंदगी भूलनी पड़ती है एक इंसान भूलने के लिए। लेकिन भूल जाओ, जैसे कोई कंट्रोल ए डिलीट हो। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बस में है, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बस में है, मैं तुझे कैसे भूला दूं, तू मेरी नस नस में है। इतना आसान है भूल जाना। लेकिन ना मैं उसको भूल पाया, ना सरकारी नौकरी ढूंढ पाया, लेकिन मैंने सुना है उसके बच्चे फैन हैं मेरे। एक ने तो अभी थोड़े दिनों पहले अपने कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता तेरी मिट्टी गा के। सोचता हूं कहीं अगर टकरा जाए लखनऊ की किन्हीं गलियों में तो मैं पूछूंगा कि वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? जब मुझे देखती हो टीवी पर, अपने बच्चों को क्या बताती हो? मेरे नौजवान दोस्त यहां बैठे हुए, एक बात आप याद रखिएगा, टूटा हुआ दिल वो न्यूक्लियर पावर है जिससे आप बिजली भी बना सकते हो और बम भी बना सकते हो। आप आबाद भी हो सकते हो, आप बर्बाद भी हो सकते हो, चॉइस आपकी है। ये जो टूटा हुआ दिल है, जो ये न्यूक्लियस टूटने से जो एनर्जी पैदा हुई है, इसका आप करोगे क्या? इट्स अप टू यू। मैंने अपनी अंधी मोहब्बत पे आंसू नहीं बहाए, मैंने खुली आंखों से सपने देख लिए और बंद लिफाफे में लिख के उसको भेज दिया। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें जिसके बारे में हो रही है, कैसी थी वो? अब क्या बताएं कैसी थी? बड़ी प्यारी थी तो बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी खूबसूरत, नियर परफेक्ट। खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूं। मुझे याद है मैं उससे अक्सर कहा करता था। और अब ये मेरी फिल्म आ रही है बॉर्डर 2, उस जमाने की लिखी हुई पोइट्री अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो बॉर्डर 2 का गाना है, आप लोग सुनेंगे जब पिक्चर रिलीज होगी तो। तब लिखा था उसके लिए कि खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूं, देखने में तुझे उम्र सारी लगे। खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूं, देखने में तुझे उम्र सारी लगे। तुझ में जोड़ूं ना मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। अगर दोनों हाथ तालियां बजाने में बिजी हैं तो एक हाथ खाली करो और ये नोट करके अपनी वाली को सुना देना, बहुत काम आता है। लेकिन अगर ना भी करिए तो कोई बात नहीं, सिर्फ उसकी इज्जत करिएगा। लड़की की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। एक बार वो आपकी की हुई तारीफ भूल सकती है, लेकिन आपकी दी हुई इज्जत कभी नहीं भूलेगी। मैंने भी नोटिस किया कि जब मैं अपने अधूरे प्यार के किस्से सुना रहा था तो यहां मेरे कुछ दोस्त, कुछ साथी, दया सर जैसे और भी बहुत सारे हमारे पुराने साथी थोड़ा उदास हो गए। एक तो जब अपने अधूरे प्यार पे मैं उदास नहीं हूं तो आप क्यों उदास हो रहे हैं? भाई पहला प्यार था, आखिरी थोड़ी। फिर मेरे मोहल्ले में नीलम आई। जब आप किसी से कहते हैं यू आर माई फर्स्ट लव, आप सही बोल रहे हैं, सच है ये बात। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं यू आर माई लास्ट लव, झूठ बोल रहे हो आप। आइडिया नहीं आपको जिंदगी कहां ले जाएगी। सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। कतिल शिफाई। सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। और अगर बाय द वे प्लान ए अधूरा रह गया तो टेंशन नहीं लें आप इस बात का,
अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश की वर्णमाला में प्लान ए बी सी डी। हम तो हिंदी वाले हैं, हमारे यहाँ 52 होते हैं, 52। 52 बार प्रेम करने की अनुमति है हमको। 50 पिघले हैं बदन कितने ही आगोश में आके, खत आए गए कितने किताबों में छुपा के। छोटे हैं कई लम्हे मगर यादें बड़ी हैं, तस्वीरें कई आज भी सिरहाने पड़ी हैं। 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने मिटे हम पे हमें याद नहीं है। देखिए, एक तो पोएट की हर बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है। इट्स अ वार्निंग, प्लीज आप समझो, मैं तो बोल के निकल लूंगा, फंसोगे आप। राहुल संकृत्यान, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े हिंदी के पोएट हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कहीं लिखी है कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है। पिक्चर्स कैन नॉट स्पीक, इट्स नॉट पॉसिबल। बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो। वफादारी हमसे होती नहीं और फिर शिकायत है कि प्यार अधूरा रह गया। अच्छा, अधूरा प्यार कोई खराब चीज नहीं है। इतना हम देखते हैं क्या क्या फिल्में बन जाती हैं, मैंने ही कम से कम लिखे होंगे 250-300 गाने, सुपरहिट गाने अधूरे प्यार पे। इतनी बुरी चीज नहीं है अधूरा प्यार। अधूरा प्यार करता क्या है, आप सोच के देखना, आप लॉजिकल माइंड वाले लोग हो। अधूरा प्यार पहाड़ों पे घूमता है, समंदर किनारे टहलता है, महफिलें जमाता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है वो संडे के दिन बाजार से धनिया खरीद रहा होता है। और आज तो शायद संडे है भी क्या, आज कुछ लोग खरीद के आए होंगे। कुछ लोग घर के पंखे साफ करते हैं संडे के दिन। ये है पूरा प्यार, धनिया खरीदो, पंखा साफ करो। एक तो शादीशुदा आदमी का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता, उसका वाइफ स्टाइल होता है। 26वां साल है मेरी शादी को, ये भी तजुर्बे से कह रहा हूं मैं। जो बीवी जी कहेंगी मैं करूंगा, जो बीवी जी कहेंगी मैं करूंगा, यही है बस। अच्छा, पूरा प्यार देखिए, पूरा, इसके लिए इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, बड़ी रैशनल लैंग्वेज है। वो जो साहब ने मुझे मशवरा दिया था कि इंग्लिश में बोलना, ये बात तो सही थी कि है बड़ी रैशनल लैंग्वेज। पूरा के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, कंप्लीट और फिनिश। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। आगे वाली बात मैं बोलना ही नहीं चाहता। पुरुष वो समुद्र है जिसमें उसकी पत्नी शार्क बन के रहना चाहती है, और हमें ये लगता है कि 2-4 कलरफुल रंगारंग मछलियां यहां वहां तैरती रहे, क्या बुरा है, इतना बड़ा तो है समुद्र। उन्हें ये जिद कि मुझे देख के किसी को ना देख, उन्हें ये जिद कि मुझे देख के किसी को ना देख, हमें ये शौक कि सबसे सलाम करते चले। एक तो ये पत्नियां जैसा प्यार चाहती हैं, जिस तरह का प्यार, मैम ये कोई बेरोजगार निठल्ला ही कर सकता है। बेचारा काम धंधे वाला आदमी, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी बड़ी जगहों पे बैठा हुआ आदमी कितनी देर बाबू सोना करेगा भाई। अब बाबू सोना ना करो तो झगड़ा। अब झगड़ा होने के बाद बीवी बगल से ऐसे थरथराते हुए गुजरती जैसे वंदे भारत गुजर रही हो। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूं। हंस लीजिए, लेकिन एक बात सही है, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी लाइफ में झगड़े नहीं होते तो पंडित जी ने आपके मंत्र उल्टे पढ़े हैं। एक पंडित जी मुझे मिल गए, ये बड़ी कमाल की बात याद आई। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा पंडित जी लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं, इतनी प्यारी, और बीवियां इतनी खतरनाक होती हैं, ऐसा क्यों है? पंडित जी ने ऐसा उत्तर दिया कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। आपको भी सुनना चाहिए। पंडित जी ने कहा, बच्चा लड़कियां भगवान बनाता है,
मैंने कहा हाँ पंडित जी, और उसे पत्नी तुम बनाते हो। अब तुम कुछ बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। एक जीके टेस्ट करते हैं, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? कुछ तो इंटरेक्शन हो जाए, ऐसा थोड़ी कि आप सुनते रहेंगे मैं अकेला बोलता रहूंगा। चलिए, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसका आपको उत्तर देना है। खाना रख दिया है ठूस लो, इस वाक्य के अनुसार शादी को कितने साल हुए हैं? चलिए बताइए सर। खाना रख 3 साल, 4, 20। ये बच्ची हमारी बहुत नासमझ है। वो 3 साल पहले सही बोल रहे हैं, कुछ का तो 1 साल में ये हाल हो गया है। खाना रख दिया है ठूस लो। मेरे बाबू ने खाना खाया, यहां से शुरू होके जो यात्रा है कहां पहुंचती है? खाना रख दिया है ठूस लो, और शास्त्रों में इसी यात्रा को विवाह कहा गया है। अगर कभी शादी में गुस्सा उस्सा आए पत्नी के ऊपर तो समझदारी से काम लो। हर बात तजुर्बे से कह रहा हूं, गुस्से से बिल्कुल आप काम मत लेना। शांति से एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि जब आपको पिछली बार गुस्सा आया था तो आपने उसका क्या बिगाड़ लिया था। देखिए, वो भाई साहब कह रहे हैं सॉरी भी मैंने ही बोला था। करेक्ट है, सॉरी भी आपको ही बोलना पड़ता है पलट के। बट द क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। मां बाप हमारे पहले गुरु होते हैं और पत्नियां हमारी अंतिम गुरु होती हैं। उसके बाद ना किसी ज्ञान की जरूरत रह जाती है और ना कोई ज्ञान बाबू काम आता है। भगवान कृष्ण जैसा जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्होंने भी गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को पकड़ा, रुक्मिणी को देके दिखाते। हमारी भाभियां जो है यहाँ बड़ी प्यारी हमारी भाभियां, ये जब कृष्ण भगवान का जिक्र सुनती हैं बड़ी खुश हो जाती हैं। हर जन्माष्टमी पे अपने लल्ला को मोर पंख लगाती हैं, मुकुट पहनाती हैं, हाथ में बांसुरी थमा देती हैं, बढ़िया फैंसी कॉस्ट्यूम्स पहनाती हैं, उसको कन्हैया बनाती हैं, कृष्ण बनाती हैं। लेकिन भैया में अगर इतने से किशन कन्हैया नजर आ जाएं, दौड़ा लेती हैं उनको। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? बच्चे में किशन कन्हैया चाहिए, मेरा कृष्णा मेरा कान्हा, भैया में क्यों नहीं चाहिए? हद है। देखा था कल बाजार में, वो मटक मटक के बड़ा बतिया रहे थे। कौन थी वो? भैया कहते हैं शांत हो जाओ देवी, उसने भी तुमको देखा था, वो भी यही पूछ रहे कि तुम कौन हो। 10 तो व्हाट्सएप आ चुके हैं। एक तो ये मोबाइल वाले जमाने में ना प्यार व्यार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जितने बाबू हैं बड़े मुसीबत में हैं। बाबू तुमने तो कल 10:30 गुड नाइट बोल दिया था, फिर तुम्हारा व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 2 AM क्यों दिखा रहा है? किससे बतिया रहे थे? एक बात और बताऊं मैं, हिंदी इंग्लिश में कुछ चीजें इंग्लिश में रहें अच्छा है, लास्ट सीन अगर उसका हिंदी करने पे आ जाओ अंतिम दर्शन हो जाएगा। बढ़िया है। हमारा जमाना बड़ा अच्छा था। यहां बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मेरे जमाने में जिन्होंने इश्क किया होगा 25-30 साल 35 साल पहले। चिट्ठियों वाला जमाना था हमारा। वो दौर जब हिचकियों को ही मिस्ड कॉल मानते थे हम लोग। हिचकी आई, किसी ने याद किया, मिस्ड कॉल दी किसी ने। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। चिट्ठियां लिखते थे हम कलेजा कागज पे। लेकिन वक्त वक्त की बात है। आज इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है बच्चों में। आज के बच्चों का जो IQ है, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हमसे बहुत आगे की है। आजकल के बच्चे ओपेनहाइमर देख के आते हैं और लिटरली जियो पॉलिटिक्स पे डिबेट करते हैं। 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे। जब हम 14-15 साल के थे, हम करण अर्जुन देख के आते थे और आधे घंटे इस बात पे बहस करते थे कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। इसमें लड़की ने गलती क्या की है यार?
वैसे एक रिसर्च से बाद में ये भी पता चला कि राणा जी वो अंतिम पुरुष थे जिनसे किसी महिला ने माफी मांगी थी। जनजी जो यहाँ है थोड़ी सी, मैं भी एक जनजी के बच्चे का पिता हूँ, 14 साल का मेरा बेटा है। उस जनजी को बता दूं जो तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं ना, अरे हमारी शादी को इतने साल हो गए हमको कुछ पता ही नहीं चला। बेटा रोज पता चलता है, रोज पता चलता है, तुमसे बताते नहीं है खाली। शादीशुदा आदमी कभी राशिफल नहीं पढ़ता। सवेरे सवेरे किचन में अदरक कूटने की आवाज कितनी धीमी और कितनी तेज आ रही है, इससे अंदाजा लग जाता है आज का दिन कैसा बीतेगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, वाकई लेडीज का सेंस ऑफ ह्यूमर, हैट्स ऑफ। अपने ऊपर जोक सुनना और तालियां बजाना, यह हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं यहां बैठी हुई सभी ऑनरेबल लेडीज के सम्मान में चाहता हूं तालियां बजाई जाएं। देखिए, स्त्री हर रूप में वंदनीय है। वो पत्नी के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो, वो दोस्त के रूप में हो, साथी के रूप में हो, लेकिन उसका एक रूप है जो डायरेक्टली भगवान को टक्कर देता है। और आप जानते हैं मैं किस रूप की बात कर रहा हूं। देखिए, मां का रूप। जब वो मां के रूप में आती है ना, तो उसका चैलेंज गॉड के सिवाय कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। वो इतनी ऊपर होती है, इतनी टॉप पे होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इतनी बार आपको देखते हैं इंडियन आइडल पे, सारेगामा पे, आप जहां भी आते हो, आप हर बार मां का ही सब्जेक्ट लेके आते हो, कभी खत्म नहीं होता मां का सब्जेक्ट? और मैं हर बार कहता हूं कि जिस दिन मुझे मां से बड़ा कोई विषय मिल गया, मैं उस पर बोलना शुरू कर दूंगा। अभी तक तो मिल नहीं पाया है। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। इतर कोई तो था जो मां के होठों से छलकता था। इतर कोई तो था जो मां के होठों से छलकता था। वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। है दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता? लोग आपके चेहरे से, आपकी शक्ल से, आपकी पोजीशन से, आपके पावर से, कितनी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में, तब कोई आपको अपना दोस्त बनाता है, साथी बनाता है। मां क्या देखती है? एक डॉट। प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे एक लकीर, शक्ल भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है, काला होगा, गोरा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, बच्चा, कुछ नहीं पता, लेकिन उस एक डॉट को देख के, एक लकीर को देख के अपनी जान दे सकती है आपके लिए। ऐसा ढूंढ के कोई रिश्ता मिल जाए आपको तो मुझे बताना, मुझे नहीं मिल पाया आज तक। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो मैं जानता हूं कि एक इमोशनल नॉनसेंस एक चीज होती है और लॉजिकल माइंड से सोची गई चीज दूसरी होती है। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूं, इसलिए नंबर्स और फैक्ट्स दे रहा हूं मैं आपको। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। Is there anyone in this world, in this house, who can challenge this theory? कम से कम 9 महीना, चलो ज्यादा ना भी रखो तो, इतना तो ज्यादा है ही है उसका प्यार दूसरी दुनिया में किसी से भी। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक, आउटलुक मैगजीन की एक स्टडी में कुछ बरस पहले पढ़ रहा था, हम दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का फोन इग्नोर करते हैं तो वो मां का फोन होता है, सबसे ज्यादा, है ना सर? कभी कभी मां के फोन का जवाब, उसके मैसेज का जवाब 2-2 दिन बाद देते हैं। और मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर 2 दिन बाद ही जवाब देना है तो मोबाइल बेच के कबूतर खरीद लो, 2 दिन में तो वो भी उड़ के पहुंच जाएगा। और अगर मां ने चिंता में, फिक्र में दोबारा फोन कर लिया तो हम चिढ़ जाते हैं, अरे मां, खा लूंगा खाना, आ जाऊंगा घर, बच्चा थोड़ी हूं। अरे तुम बच्चे ही हो और बच्चे ही रहोगे, और जिस दिन वो नहीं रहेगी तुम्हारा बचपन भी नहीं रहेगा। क्या करोगे उस दिन जिस दिन अपनी फोन बुक से दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर डिलीट करना पड़ गया?
जिस दिन ये पता चल गया कि अब इस नंबर से कभी कोई कॉल नहीं आएगा, मां तो चली गई जहां जाना था। क्या करोगे उस दिन? जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। इतना भी वक्त नहीं था कि उसे आंख भर के देख सको, तारीफ कर सको उसकी। और ये होता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। मां 24 घंटे तो आपके आगे पीछे घूमती रहती है, तो आपको दिखती नहीं, वो हमें भी नहीं दिखती। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। मां के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था, मां जच रही हो, बहुत सुंदर दिख रही हो? तुम क्या सोचते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? मां भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ और तुम्हारी मां से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज और अभी बताओ। आज बताइएगा, घर लौट के जाएं या मोबाइल फोन पे बात करें, आज बताइएगा, कल का इंतजार मत कीजिएगा। होता क्या है, अजीब दौर में हम हैं। अपनी मां से 4 अच्छी बातें करने के लिए, 4 जज्बाती, 4 इमोशनल बातें करने के लिए हम साल भर मदर्स डे का वेट करते हैं। मदर्स डे, साल भर मदर्स डे का वेट करते हैं। अरे जिसने अपनी जिंदगी हमारे नाम लिख दी, हम उसे तारीख देख के सेलिब्रेट करते हैं। 365 दिन में एक दिन मदर्स डे आएगा, अच्छी सी पोस्ट करेंगे जाके हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्माइली फोटो डाल के मां की। एक तो ये जो मां का सम्मान है ना, ये ऑफलाइन करना शुरू करो, ऑनलाइन नहीं। तुम पैदा हुए थे भाई, डाउनलोड नहीं हुए थे इंस्टाग्राम। और फिर सोचते क्या है कि अरे मां को बुरा थोड़ी लगेगा, कुछ बात नहीं, मां बुरा नहीं मानती, मां किसी बात का बुरा नहीं मानती। मां का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है, मां का दिल ये है, मां का दिल वो है। अरे छोड़ो ये बेकार की फिल्मी बातें। किसने देखा है मां का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी नन्ही नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, मां के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले एक बार वो हाथ चूम के सोना, इतना कर सकते हो। मैं मुंबई से आया हूं, अभी थोड़े दिनों पहले तक वो भारत रत्न लता मंगेशकर का घर हुआ करता था वो शहर। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि मेरे जीवन का लिखा हुआ पहला गीत दीदी ने गाया था। थोड़ी बहुत नज़दीकियां मुझे उनकी हासिल थी। अगर यहाँ ऐसा कोई बैठा हो जो कभी दीदी के घर गया हो, पेडर रोड पे, आप उनके घर जाएं तो पहली चीज़ तो ये बताएं कि लता मंगेशकर के पास दुनिया में क्या नहीं था। कौन सी सुख सुविधा, कौन सी ऐशो आराम की चीज़, कौन सा दिखावा और कौन से पुरस्कार, तीनों पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जिसकी दीवारों पे इतना कुछ लगा हो। आप उनके घर जाएं, बच्चों की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको घर के एक कोने में ले जाती थी। उस कोने में क्या था? उनके ठाकुर जी का मंदिर और सामने दीवार पे उनके माता पिता की तस्वीर। कहती थी, मनोज अगर दिखावा ही करना है ना
तो उसका करो जो सबसे कीमती है। छोटी मोटी चीजों का दिखावा क्या करना। इस दुनिया में माता, पिता और परम पिता, इनसे कीमती कुछ नहीं हो सकता। दीदी एक बात और कहती थी, ये घर जो है बाबूजी का है, मेरी माँ का घर है। ना बाबूजी ने वो घर खरीदा, ना उसका EMI भरा, ना उस पर लोन लिया, थे भी नहीं वो जब वो घर लिया दीदी ने। लेकिन जीवन भर कहती नहीं, ये घर मेरी माँ का है, ये घर मेरे पिताजी का है। और मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ जो बड़े गुरूर से, बड़ी शान से कहते हैं, अरे पता है माँ मेरे साथ मेरे घर पे रहती है। बेटा आज तक कोई बेटा इतना बड़ा नहीं हो पाया कि माँ को अपने साथ रख पाए। ये कहो तुम माँ के साथ रहते हो। और ये धन, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, चमक दमक, इसका दिखावा कभी अपनी मां से मत करना, दुनिया में किसी से भी कर लेना। सोचिए आप, शानो शौकत में, धन में, ऐश्वर्य में, वैभव में क्या कोई कृष्ण से बड़ा हो सकता है? भगवान कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी, द्वारकाधीश, वो द्वारका जो पृथ्वी की सबसे वैभवशाली नगरी थी, उसके राजा। लेकिन वही द्वारकाधीश लड्डू गोपाल बन के माखन चुराते हैं और मां के हाथों मार खाते हैं। ये संदेश था प्रभु का कि मां के आगे झुकने में, मां से मार खाने में, मां से पिटने में संतान का बड़ापन है। उससे कोई छोटा नहीं होता, उससे कृष्ण हो जाता है। आप बड़े हो जाएं, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, बहुत बड़े हो जाएं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, लेकिन जो अपनी मां से बड़ा हो गया, इस दुनिया में उससे छोटा इंसान कोई और नहीं हो सकता। आज अच्छा है हम साथ में हैं, मौका है, एक वादा करें अपने आप से कि मां ने सजाया हमको जैसे, वैसे सजा के रखना है मां को। बाल नहीं बिखरने देती थी बचपन में मेरे। मैं जब मुंबई आया और फुटपाथों पर स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं एक एक रोटी के पीछे भाग रहा था, मुझे याद आता था कि कैसे मेरी मां यही रोटियां घी में चुपड़ के मेरे पीछे भागती थी। आज कुछ नसीब नहीं हो रहा। जिंदगी ने तिनका तिनका बिखेर के रख दिया, और मां ने कभी पूरा बचपन जब तक उसके साथ था, उसने बाल नहीं बिखरने दी। मां ने सजाया जैसा हमको, वैसे सजा के रखना है मां को। राज दुलारा मां ने बनाया, रानी बना के रखना है मां को। जिस उंगली ने चांद दिखाया, वो उंगली ना छोड़ेंगे। मां का दिल है मंदिर जैसा, ये मंदिर न तोड़ेंगे। और जब कभी आप अपनी कौशल्या के पास जाएं, तो उस दशरथ को भी एक बार जोर से गले लगाते हैं, जिसके त्याग, जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए कभी इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में पिता की बात ही नहीं होती। जब पिता की बात करो तो लिटरेचर खामोश हो जाता है, फिल्में चुप हो जाती हैं, गाने गूंगे हो जाते हैं। वो पिता जो हमारा हवाई चप्पल वाला हीरो हुआ करता था, हमारे लिए मुश्किलों के 2-4 समुद्र रोज पार कर जाता, और हमें खबर तक नहीं होती थी, हमें बताता तक नहीं था कि आज पापा क्या क्या करके हमारे लिए ये छोटा सा पैकेट लेके आए हैं। एक जिसको हम जिंदगी भर गंगाधर समझते रहे, वही हमारा शक्तिमान था। वो बुखार वाली रातें सिर्फ मां थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। वो बुखार वाली रातें सिर्फ मां थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। किसी की नजर नहीं गई, पर रोते तो पापा भी थे। जिसके होने से बाजार के सारे खिलौने अपने लगते थे, लगता था जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होके घर आ जाएगी। हमने अपने पिता से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस अपनी फरमाइशें बताते रहे, फरमाइशें पूरी होती रही। किताबों में पढ़ा था, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरी खुशी के लिए दुनिया की हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी पड़ी, पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो मेरे पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते नहीं पहन पाया जो पापा अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए कमाते थे। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे। वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट्स वो संडे को ओवर टाइम करके कमाया करते थे।
अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो पापा ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। जब तक ये पिता नाम की महाशक्ति हमारे साथ है, दुनिया में कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हम उस देश में हैं जहां हमारा 80-90 साल का बूढ़ा बाप भी हमारी ताकत है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच में डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी मुसीबत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रौआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। भगवान श्री राम ने कहा था, जो अपने पिता की भक्ति नहीं करते उनकी भक्ति देवता भी स्वीकार नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में पिता की भक्ति करने के लिए कहा गया है, सेवा करने के लिए नहीं। सेवा बहुत इनिशियल लेवल है, भक्ति उससे बहुत आगे की चीज है। आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, तकरीबन 1 घंटे हो गए, मुझे जाना चाहिए। इंसानी दिमाग की जो बैंडविड्थ है बहुत छोटी होती है, बहुत कुछ आप भूल जाओगे मेरा बोला हुआ, लेकिन बस इतना याद रखना कि इस दुनिया में माँ से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन जब बाबूजी ने पहली बार आपको गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था, उससे ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए जब भी अपने पिता से मिलना, झुक के मिलना। आपकी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं होगा। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा? मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के बोले, मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा? और मां से जब भी मिलिएगा, सम्मान से मिलिएगा। आप बहुत 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 अमीर बन जाएं, अपनी बैंक में लाखों करोड़ों डॉलर जमा कर लें, फिर भी उसके कर्जदार रह जाएंगे। आपकी नजर उतार के मां ने जो सिक्के गंगा मैया में फेंक दिए थे, वो कभी आप उसको लौटा नहीं पाएंगे। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। हे काल रात्रि, हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हमारे आदरणीय श्री ललित डांगी जी, श्री कमलेश सुजेतिया जी, श्री गौतम जी पोकरना, श्री कुशल जी कांकरिया, श्री गौतम जी सहलोत, श्री रोहित जी कोठारी, श्री ललित जी चोपड़ा, श्री विशाल जी आंचलिया, श्री BL भंडारी जी, श्री सुशील जी संचेती, श्री अनिल जी ओसवाल और जीतो हैदराबाद BOD टीम। आए प्लीज़ और हिंदी माँ के इन प्यारे सुपुत्र के लिए आभार व्यक्त करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फिर से मनोज मुंतशिर जी के लिए।
आई होप जीतो BOD पूरी आ गई है ऊपर। And everyone who holds the pass for evening, your dinner has already started, 5:30 to 8:30 p.m. and the entry to the venue will also begin in the evening. We would love to thank our sponsors, title sponsor IIFL, power sponsor Quantra Quads, co-sponsors Kothari Group, SLJ, Augment, Nahar Group, Cello, associate sponsors Jain Construction, Agromac, SM Rotoflex, Autofin, PMJ, Culture, DMR, PKB, SPM Cables, GM, Gaurav, Holiday Bazaar and Haldiram. थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आपके सहयोग की वजह से, आपके सहभाग की वजह से जीतो कनेक्ट आज वो कर पा रहा है जो हम यहाँ देख रहे हैं, जिसका तजुर्बा हम ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डेलीगेट्स का, सभी स्पीकर्स का, सभी स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स का। एंड यस, जीतो कनेक्ट हैदराबाद isn't over yet. We have another fantastic evening to be spent together. हिंदी और अपने देश को सेलिब्रेट करते हुए एक और शाम बाकी है। मनोज जी ने आज जिस तरह हमें अपनी वाणी से, अपने विचारों से भाव विभोर कर दिया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। Smiling faces on stage, faces of leadership, faces of motivation, faces of inspiration। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, वर्किंग कमेटी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यू मेड इट हैपन। जीतो हैदराबाद मेड इट हैपन। हॉल पूरा खाली हो गया, बोलिए नोबडी कैन स्टे। हाँ, एक दो बार और ये उठेंगे नहीं ये लोग। नहीं, बड़े बुजुर्ग बस वो बोल के सर ये हॉल खाली कराना है NSG सिक्योरिटी बोल दिया। हाँ, धन्यवाद। एक बार और विनम्र अनुरोध कि ये हॉल हमें खाली करना होगा शाम के अरेंजमेंट्स के लिए। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस हॉल को वेकेंट कर दें। ऑल द टीम मेंबर्स, वॉलंटियर्स, ओनली द टेक टीम रिक्वायर्ड टू द मिनिमम। सभी से अनुरोध कि वैसे आप सभी लोग जानते ही हैं, बट एक हाइजीन अनाउंसमेंट कर रहे थे। आई हैव नॉट सीन एन ऑडियंस एज स्मार्ट एंड प्रॉम्प्ट एज आवर्स। यही अंतर होता है जब अच्छे संस्कारों वाली भी और सुशिक्षित ऑडियंस मिलती है। तो